नमस्ते दोस्तों, अब चलिए शुरू करते हैं एक दिल को छूने वाली कहानी। तुम 14वीं का चांद हो। बात तब की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी और हम नोएडा में रहते थे। बहुत दिन से अपने सामने रहने वाले अंकल आंटी से बात करना चाह रही थी, पर कभी मौका ही नहीं मिलता था। अंकल आंटी से बात करना चाह रही थी, पर कभी मौका ही नहीं मिलता था। अंकल आंटी अकेले रहते थे और हर वीक पर उनके दोनों बेटे घर आया जा करते। पूरे हफ्ते एकदम शांत दिखने वाला फ्लैट मानो अलग अलग तरह की आवाज़ों से शोभायमान हो जाता था। आंटी को जब भी देखती तो मेरे मन को एक अजीब सी शांति का अनुभव होता था। उनके चेहरे पर मानो इतना संतोष था जो मेरे तक पहुंचता हो। उनकी उम्र शायद 27 साल थी, पर फिर भी बिल्कुल सीधी चलती थी। चमक धमक रंग और नए नए फैशनेबल कपड़े पहनती। उनको देखकर लगता ही नहीं था कि वो टीन एजर बच्चों की दादी होगी। मैं उनसे बहुत प्रभावित थी। इतनी उम्र में भी इतनी फिट और खूबसूरत। एक दिन काम निपटा कर उनके घर पहुंच गई। हेलो आंटी, आप फ्री है ना? कहीं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया मैंने? अरे नहीं बेटा जी, कैसी बात करती हो? बैठो, मैं अभी शरबत लाती हूँ। बहुत गर्मी है आज। जब तक आंटी किचन से शरबत और नाश्ता लेकर आई, अंकल भी अपने कमरे से बाहर आ गए और मुझसे बातें करने लगे। अंकल, आपको कितने साल हो गए रिटायर हुए? मुझे बेटा जी 13 साल हो गए हैं, पर मैं खाली नहीं बैठता हूँ। तुम्हारी आंटी का हाथ बढ़ता हूँ। देखो, इन्हें है ना खूबसूरत। जी अंकल, आंटी सच में बहुत सुंदर है। अब शुरू मत हो जाओ रमेश। लो बेटा जी, ये खास का शरबत पीकर देखो कैसा है। मेरा भाई अमृतसर से लाया था। हम आंटी बहुत बढ़िया है। लगता है अब बार बार आना पड़ेगा। इसके लिए तो मैंने हंसते हुए कहा। इतने में अंकल का फोन आया और वो कमरे में चला गए। आंटी ने भी मुझसे मेरे परिवार और पति के बारे में बातें की और अपने बेटे बहुओं के बारे में भी बताया। उनके दोनों बेटे और बहुएं बाहर जॉब करते थे। एक गुरुग्राम में और दूसरा मेरठ में। नोएडा दोनों के लिए करीब था, जो अंकल आंटी को वहीं शिफ्ट करा दिया। आंटी ने बताया उनके बेटे और बहू बहुत अच्छे हैं। हमें किसी बात की कोई कमी नहीं होने देते। मैं तो बड़े बेटे के पास रहना चाहती थी, पर तेरे अंकल का ही मन नहीं किया। बोले बच्चे नौकरी करेंगे या हमारी तुम्हारी देखभाल, वहाँ भी तो अकेले ही रहेंगे। इससे अच्छा है यहीं अपने हिसाब से रहते हैं। कोई परेशानी होगी तो बच्चे आ ही जाएंगे हमारे पास। बातों में पता ही नहीं चला कि दोपहर हो गई। हस्बैंड का कॉल आया पूछने के लिए कि कहाँ हो। तब सुध आई कि उन्हें खाना देना है। तब पति जी दोपहर को खाना खाने घर आया करते थे। मुझे नए दोस्त बनाने के लिए छोड़ने लगे तो मैंने उन्हें अंकल आंटी के बारे में बताया। हंसकर बोले, अरे अपनी उम्र की दोस्त बनाओ, वो आंटी तो बहुत बड़ी है तुमसे। मैंने रोटी सेकते हुए कहा, मेरी उम्र की औरतों को अपने ससुराल वालों की बुराई करने में ज़्यादा रुचि है, पर मुझे उनकी संगत पसंद नहीं। आंटी से एक अजीब सी बॉन्डिंग महसूस की है। कितनी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी उनसे। देखते ही देखते कई महीने बीत गए और करवा चौथ भी आ गई। मेरी पहली करवा चौथ थी। बहुत उत्सुक थी मैं और घबराहट भी हो रही थी कि कहीं गलती से पानी न पी लूँ। सुबह नहाकर मैं आंटी और अंकल से आशीर्वाद लेने पहुंच गई। आंटी अंकल के लिए हलवा बना रही थी। मैंने दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और करवा चौथ की बधाई भी दी। आंटी ने शाम को साथ में पूजा करने के लिए मुझे कहा तो मैं भी राजी हो गई। इसमें भला हर्ज भी क्यों होता। किसी तरह दिन बीत गया। घर की पूजा करके मैंने खाना भी तैयार कर लिया। तभी पतिदेव भी आ गए।
मुझे मेरे शादी के जोड़े में देखकर बहुत खुशी और थोड़ी सी ही सही तारीफ भी कर दी। मैंने उनसे छत पर जाकर चांद निकला कि नहीं चेक करने को कहा। मैंने आंटी के घर की डोर बेल बजाई तो अंकल ने दरवाज़ा खोला और बताया कि आंटी कथा पढ़ रही है। मैं ड्राइंग रूम में बैठ गया, उनके आने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही आंटी पूजा घर से निकलकर आई तो मैं उन्हें देखती ही रह गई। लाल रंग का लहंगा उनके गोरे चेहरे को जैसे और चमकदार बना रहा था। हाथों में लाल लाल चूड़ियाँ, जिनके बीच में कुछ कुंदन के कड़े भी थे। लाल सिंदूर से लंबी भरी मांग, गले में मंगलसूत्र के साथ और भी बहुत सी मालाएं और छम छम बत्ती पायलें। मैं उनका रूप देखकर स्तब्ध थी। इतनी उम्र होने पर भी सजने संवरने में कोई कमी नहीं थी आंटी में। जहाँ दूसरी और सुहागनों को मैंने ये कहते सुना था कि अरे ये सब सजना हमने बहुत कर लिया, अब इस उम्र में क्या ये सब अच्छा लगता है। वही आंटी ने इन सब बातों को गलत साबित कर दिया था। मैंने उनसे कहा, आंटी आप बहुत सुंदर लग रही हैं। मैं तो हैरान रह गई आपको देखकर। क्या ये आपका शादी का जोड़ा है? नहीं पगली, मेरी शादी का जोड़ा क्या अब तक बचेगा? वो तो कब का खराब हो गया। ये लहंगा मेरी बड़ी बहू लाई थी। इन्होंने उसे साफ निर्देश दिया था कि रंग लाल ही होना चाहिए। वो बेचारी दुकान से वीडियो चैट पर इन्हें सारे लहंगे दिखा रही थी। करीब 12 लहंगों के बाद इन्हें ये पसंद आया। दुकानदार भी हंस रहा था इनकी इस बात पर। ओहो, तो ये अंकल की पसंद है। क्या बात है अंकल, आपने तो आंटी के रूप में 4 चांद लगा दिए। इतने में मेरे हस्बैंड भी नीचे आ गए। अभी चांद नहीं निकला था। मेरे सब्र की न जाने कितनी परीक्षा बाकी थी जो चांद आने में इतना विलम्ब कर रहा है। मेरे सोच के घोड़े तब थमे जब मैंने हस्बैंड को कहते सुना, आंटी यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, अंकल इज रियली वेरी लकी। पता है ये लहंगा अंकल ने ही पसंद किया है आंटी के लिए। आपसे तो एक दुपट्टा भी नहीं पसंद किया जाता मेरे लिए। मैं आंखें तरेर कर अपने हस्बैंड से कहा, थैंक यू बेटा जी, पर ये सब सजना संवरना इन्हीं की वजह से है। और इन्हीं के लिए भी तुम दोनों को एक सीक्रेट बताती हूँ। आंटी ने मुझे और मेरे हस्बैंड से कहा। हम भी अपनी जगहों पर संभल कर सीक्रेट सुनने को बेताब से हो गए। फिर आंटी बोली, हमारी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। मैं 15 साल की थी और वे 18 साल के थे। पहले तो हम हर छोटी बात पर लड़ा करते थे, लेकिन ज्यों ज्यों कैसरावस्ता से निकलने लगे हमारी लड़ाइयाँ प्यार में बदल गई। हम खूब घुमा करते थे। मुझे सजने का बहुत शौक था, सो ये मेरी सास से छुपकर मेरे लिए पाउडर, लिपस्टिक और मीना कुमारी जैसे बूंदे लाया करते थे। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार। एक दिन इन्होंने मेरे हाथ थामा के मुझे कहा कि मैं तुमसे हमारी शादी का 8वां वचन चाहता हूँ। मैंने कहा, क्या वो 7 वचन काफ़ी नहीं थे जो अब एक और मांग रहे हो? तब वे बोले, मुझे तुमसे बस ये वचन चाहिए कि तुम सदा यूं ही सज धज कर रहोगी, यूं ही हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में पाजेब और कपड़ों में। मेरे दिल को तुम्हें इसे देखकर संतोष मिलता है। वादा करो कि तुम उम्र की उल्हाना न देकर हमेशा ऐसे ही सजोगी। और बच्चों, मैंने इन्हें वो 8वां वचन दे दिया। तभी से मेरा नया नाम रखा गया, चौदहवीं का चांद, जो ये मुझे अकेले में बोलते हैं। अब बहुएं भी इन्हीं का साथ देती है और मेरे लिए लेटेस्ट फैशन के कपड़े लाते हैं। पर सच कहूँ तो मुझे भी अब ये सब अच्छा लगता है। एटलीस्ट मैं उन बुजुर्ग औरतों में से नहीं जो खुद को गिज्जों पर कर देती हैं।
खुद का ध्यान नहीं रखती और उम्र को दोष देकर अपनी इच्छाओं को भी दूसरे क्या कहेंगे के बोझ तले दबा देते हैं। हम दोनों भले ही उम्र के आखिर पड़ाव पर क्यों न हो पर दिल जबा है और उसमें बसा प्यार अभी भी ताज़ा है। वाओ आंटी, आपकी और अंकल की लव स्टोरी तो मस्त है। काश हम भी बूढ़े होकर दिल से जवा रहे। मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए कहा। तभी पटाखे बजने लगे और लोग चांद निकल आया की आवाज़ों में लगाने लगे। हमने भी पूजा कर अपने पतियों की लंबी उम्र की प्रार्थना की। खाना खाते खाते मैं और मेरे हस्बैंड अंकल आंटी की ही बातें कर रहे थे कि काश सब में ऐसा ही प्यार और अंडरस्टैंडिंग हो तो कोई रिश्ता न टूटे। कई और महीने बीत गए और एक दिन पता चला कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र अहमदाबाद हो गया है। उन्हें तुरंत ज्वाइन करना था, सो वो अगले हफ्ते चले गए। वहाँ इंतजाम करके मुझे बुलाने का प्लान बना। भारी मन से मैंने उन्हें विदा किया। अब अकेले घर में मन नहीं लगता था तो ज़्यादातर आंटी के यहाँ रहती। एक दिन आंटी ने बताया कि अंकल को कुछ दिनों से ठीक से नींद नहीं आ पा रही है। मैंने उनसे डॉक्टर के पास चलने को कहा तो अंकल ने ये कहते हुए टाल दिया कि इस उम्र में नींद कम ही आती है, पर उनकी हालत को ठीक नहीं लग रही थी। अगले दिन शनिवार था तो सोचा उनके बच्चे आ जाएंगे तो खुद ही जिद करके डॉक्टर के पास ले जाएंगे। हस्बैंड के ट्रांसफ़र के बाद से मैं देर से ही सोकर उठती थी। जल्दी उठने का कारण तो अहमदाबाद में था। उस दिन भी मैं 9 बजे उठी, नहाने के बाद नाश्ता बनाया और जब खाने बैठी तो एकदम ख्याल आया कि आज आंटी के घर में इतनी शांति क्यों है। आज तो उनके बच्चे को आने का दिन है, फिर इतनी खामोशी क्यों। बहरहाल मैंने नाश्ता ख़त्म किया और रहस्य हटाने के लिए जल्दी आंटी के घर पहुंचा। ताला देखकर मैं हैरान रह गई। फिर सोचा हो सकता है दोनों मंदिर गए हो। मैं घर पर आकर टीवी देखने लगी। करीब 1:30 बाद कुछ हलचल महसूस हुई तो मैं जल्दी से बाहर गई तो देखा आंटी की छोटी बहू घर का ताला खोल रही थी। वो थोड़ी घबराई हुई थी। मैंने उससे पूछा तो आंखों में आंसू पोंछते हुए बोली, भाभी, पापा जी को साइलेंट हार्ट अटैक आया था कल रात को। मम्मी को पता भी नहीं चला। आज सुबह जब पापा जी देर तक सोते रहे तो वो समझी कि कई दिनों की नींद निकल रही है तो उन्हें हिलाया ढुलाया भी नहीं। पर जब हम सब आए तब मम्मी को बड़ी हैरानी हुई कि पापा जी अभी तक उठे क्यों नहीं। बड़े भैया ने जब उन्हें हिलाकर उठाने का प्रयास किया तो उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। तभी फौरन हॉस्पिटल लेकर गई तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और बताया कि इन्हें गुजरे हुए 6 से 8 घंटे बीत चुके हैं। मैं बस कुछ सामान लेने आई थी और घर पर पापा जी के पार्थिव शरीर को रखने का इंतजाम भी करना है, कहकर वो मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैं भी खुद को रोक नहीं पाई और अंकल के साथ बिताया सारे लम्हे एकदम जैसे मेरी आंखों के पैरों पर छा गए, जिन्हें याद करके आंखों सैलाब बनी जा रही थी। मन सोच रहा था कि न जाने आंटी का क्या हाल होगा। वो तो बिल्कुल टूट गई होगी। मैंने आंटी की छोटी बहू के साथ घर पर काम कराया और हम दोनों सबके आने का इंतजार करने लगे। वह क्षण ऐसे थे मानो बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था और हाथ पैर जैसे छूटे जा रहे थे। ईश्वर ऐसा इंतजार किसी के नसीब में न लिखे। जब अंकल की बॉडी को घर लाया गया तब तक सोसाइटी के दूसरे लोग भी उनके घर पहुंच गए थे। इतनी भीड़ में मैंने बड़ी मुश्किल से आंटी को देखा जो अंकल का
हाथ थामे हुई थी। दूसरे बुजुर्ग आंटियों ने मुझे पीछे हटाते हुए आंटी को अंकल का हाथ छोड़ने के कहा। इस पर आंटी बोली, मैंने कहा इनका हाथ पकड़ा है, देखो तो यही हाथ नहीं छोड़ रहे हैं। बड़ी कठिनाई से उन्हें दूसरे कमरे में लाया गया तो मैं भी वहां पहुंच गई। इतनी खुशनुमा और जिंदगी को गले लगाकर रखने वाली मेरी आंटी को आज ऐसी हालत में मैं देख नहीं पा रही थी। सो उनकी बहू से कहकर अपने घर लौट आई और मन हल्का करने के लिए हस्बैंड को कॉल करके सब कुछ बता दिया। मुझे अकेली जानकर उन्होंने मुझे हिम्मत दिलाई और अगले हफ्ते साथ ले जाने को कहा। मैं बालकनी में खड़ी दूर न जाने क्या देख रही थी और सोच रही थी कि इंसान कितना बेबस होता है। क्या बीती होगी आंटी पर जब उन्हें पता चला होगा कि अंकल रात को सोते सोते ही गुजर गए। क्या पता उन्होंने आंटी को आवाज़ लगाई भी हो पर वो सुन ही नहीं पाई हो। नींद में रात को यही सोचकर सोई होगी कि कल भी एक नया दिन आएगा, लेकिन क्या पता था उन्हें कि ऐसा पहाड़ टूट पड़ेगा। दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना और अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। फिर एक दिल को छूने वाली कहानी लेकर जल्दी आऊँगा। नमस्ते।